हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुपम शेखावत आई एम एजुकेटर के इस डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज आज का हमारा टॉपिक नेपाल और भारत के बीच में जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं उनको लेकर है। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं उसको लेकर आज हमने एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, जिसके अंदर कि आपको ये नॉलेज दे पाऊँ मैं कि इंडिया और नेपाल के अंदर इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी अगर ऐसा क्या पॉइंट हो गया है जिसकी वजह से नेपाल और इंडिया ऐसे मोड़ पे आ गए जो एक दूसरे को मतलब देखे नहीं सुहा रहे हैं, या फिर बोलेंगे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। एक ये एक्चुअली टॉपिक उठा कैसे है, ये इशू उठा कैसे है, ये देखें पहले एक बार। पहले सबसे पहले ये, और दूसरा एक चीज़ कि न्यूज़ में क्यों है, और तीसरा ये चीज़ देखते हैं हम लोग कि भाई अपना ओपिनियन मतलब कि कौन सही है कौन गलत है, भारत गलत है या नेपाल गलत है, या आगे क्या करना चाहिए। इन सबको चीज़ों को अपन इस टॉपिक में, इस स्लाइड्स में कवर करेंगे। आज के टाइम पे अगर अपन देखें, जो नेपाल है वो एक लॉन्ड मतलब जो लैंड है उसका एरिया जो है वो लैंड लॉक्ड है। उसको अगर कुछ भी यूज़ करना है, अगर जाने के लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज यूज़ करनी है या फिर या किसी दूसरे देश में जाना है, तो उसको दूसरे देश की सीमाएं को पार करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है। और दूसरा, इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का ये रोल करता है। मतलब इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसको डायरेक्ट ना लगने दें, इसके बीच में जो एक बबल का काम करता है एक तरह से, तो ये बफर स्टेट भी हैं ये। अभी देखें तो इंडिया के अंदर नेपाल को ऐसा देखा ही नहीं जाता है कि वो कोई दूसरा देश का व्यक्ति हैं या फिर दूसरे लोग हैं। हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी कोई नेपाली हैं वो इंडिया में आके रोज़गार ले सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है। मतलब ऐसा बोलें कि एम्प्लॉयमेंट मूवमेंट सब इंक्लूड है उसके अंदर, सारी चीज़ें वो कर सकता है। एक नॉर्मल जो इंडियन सिटीजन है उसके हिसाब से जो नागरिकता एक भारतीय को मिली हुई है वही काम वो नेपाली भी कर सकता है। फिर ऐसा क्या इशू आ गया कि जिसकी वजह से ये इतना न्यूज़ में आया हुआ है। नेपाल की जो गवर्नमेंट है, नेपाल की जो पार्लियामेंट है, उसने एक मैप इशू किया है, मैप जारी किया है, जिसके अंदर कि भारतीय जो एरिया है ना उस एरिया को भी इन्होंने शो किया है। इस वजह से ये न्यूज़ में चल रहा है और बवाल में है कि भाई आपने भारतीय एरिया को क्यों कवर कर लिया है, और भारतीय कह रहे हैं कि भाई आप मतलब गलत कर रहे हैं, और नेपाली कहते हैं कि हमने तो अपना ही एरिया वापस शो किया है। इसी डिस्कशन के ऊपर आगे से आगे बात बढ़ती जा रही है। और केपी ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण के ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया। उस विवाद के बाद से ही इंडिया चाइना के जो बॉर्डर है और जो लोग हैं, इंडिया को चाइना वो सॉरी इंडिया चाइना बोल रहा हूँ, इंडिया नेपाल जो है उसको इस हिसाब से देख रहे हैं कि नेपाल जो है चाइना की पद चिन्हों पे चल रहा है, और हो सकता है कि पीछे उसको फीडिंग जो करी जा रही है, उसको भी जो सपोर्ट मिल रहा है वो चाइना की तरफ से मिल रहा हो। एक तो ये है। दूसरा, जो वहाँ के नागरिक हैं वो भारतीय नागरिकों को या भारतीय देश को, भारत को, ये एक वायरस के तौर पे या फिर इस टाइप के एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस टाइप का सिंबल से शो कर रहे हैं। ये एक बहुत गलत सा हो जा रहा है मैसेज, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत गलत मैसेज हो जा रहा है। आज जितने लोग भारत के अंदर नेपाली एम्प्लॉयड हैं या फिर यहाँ पे रहते हैं या आराम से मूव कर पा रहे हैं, इसके अलावा एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे नेपाल के बंदे इतना फ्रीली घूम पा रहे होंगे, इतने आराम से रह पा रहे होंगे। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे चलाते हुए देखते हैं कि एक्चुअली ये न्यूज़ में कैसे रहा, क्या केस क्या हुआ। सबसे पहले तो ये देखते हैं। हाँ, जैसे कि आप ये एरिया देख पा रहे हैं कि पूरा लैंड लॉक्ड है, ये भारत है। भारत के साथ साथ ऊपर चाइना है ग्रे में, ब्राउन के अंदर आपको नेपाल दिख रहा है, और लाइट ब्राउन में जो है इंडिया है। और जो एरिया डिस्प्यूट में है, जो कि विवादों में है, वो एरिया
काला पानी करके एक जगह है। इस एक ट्रायंगल यहाँ पे एक बनता है, त्रिभुज के तौर पे देखें तो त्रिभुज बनता है जिसके अंदर की एक एरिया पड़ता है। जैसे काला पानी, लिपू लेक और लिम्पुया धुरा, ये 3 पॉइंट को मिलाते हैं तो ये ट्रायंगल बनता है एक, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। ये नेपाल की जो पार्लियामेंट थी उसने जो मैप अप्रूव किया उसके अंदर काला पानी और लिपू लेक को एरिया को उसको इंक्लूड करते हुए मैप को जारी किया। अब ज़्यादा इशू कब हो गया, जब नेपाल की बॉर्डर के ऊपर बिहार का एक व्यक्ति था जिसको कि नेपाल की आर्मी ने मार गिराया, जिसकी वजह से ये इशू में आ गया और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया था। और इस पॉइंट को लेके इंडिया और नेपाल के जो गवर्नमेंट है इनके बीच में मतलब एक तरह का विवाद खड़ा हो गया। अभी एक जो मैंने आपको समझाया है कि कौन सा ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये एक्चुअली नेपाल की सरकार ने जो मैप जारी किया है वो इस ट्रायंगल को लेके है। इसमें द लेफ्ट मोस्ट जो एरिया है ऊपर ही ऊपर दिख रहा है जो, वो है लिम्पिया धुरा। फिर मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ये एक्चुअली आप मैप देख लीजिए, इस टाइप का ये ट्रायंगुलर पार्ट है। इस ट्रायंगुलर रीजन के ऊपर इन्होंने मैप जारी किया था। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये एरिया का एक संधि हुई थी ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश और नेपाल के जो सरकार थे उस टाइम पे, राजतंत्र था, उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगोली। ट्रीटी ऑफ सुगोली करके एक नाम दिया गया। 1816 में ये संधि हुई थी जिसके अंदर की 2 नदियों को नेपाल की बाउंड्री को मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री बनाई गई थी, जिसमें कि वेस्टर्न बाउंड्री जो है, वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो होगी वो महाकाली रिवर को बनाया गया, और ईस्टर्न बाउंड्री को जो कि है मेची रिवर, उसको नेपाल को ईस्टर्न बाउंड्री बनाया गया, जिसकी वजह से ना दार्जिलिंग और सिक्किम वाला जो एरिया है वो भारत के पास आ गया था और वहाँ तक ये रिवर आती है। मतलब इसलिए इसको नेचुरल बाउंड्री भी कह सकते हैं कि नेचुरल बाउंड्री से इसको शो कर डिनोट किया गया। तो कोई इशू नहीं था। हुआ क्या कि स्ट्रेटेजिकली देखा गया, वो भारत की और चाइना के बीच की जो संभावनाएं थी कि भाई स्ट्रेटेजिक पॉइंट के हिसाब से, उस हिसाब से ब्रिटिश काल में ब्रिटिश को सरकार को लगा कि भाई ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको अपने पास रखना चाहिए। तो वहाँ पे एक पॉइंट था काला पानी एरिया, उस एरिया को इन्होंने ब्रिटिश इंडिया ने अपने तरफ शिफ्ट कर लिया और वहाँ तक का एरिया जो है उन्होंने मैप में 1860 में उस मैप में शो करने लगे कि जो बाउंड्री इन्होंने वेस्टर्न तक शिफ्ट की गई थी, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट कर दी थी पॉइंट आउट करते हुए, उस बाउंड्री को इन्होंने फिर ईस्ट साइड में शिफ्ट करते हुए उस एरिया को अपने पास इन्होंने रख लिया। तब से ये अपने पास ही है। अभी इसके अंदर आप देखेंगे ये मैप है बहुत पुराना, 1827 का मैप है। इसमें ये जो रेड गोला किया गया है, ये वो लाइन है जो ये नदी है जो महाकाली रिवर बाद में बनती है, ये लिम्पिया धुरा से आती है। ये लिम्पिया धुरा है यहाँ पे, इस पॉइंट से आती है और यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी ऊपर से जो रेड एरो दिख रहा है, लिम्पू लेक से एक नदी और आती है, वो इसकी संधि करती है यहाँ पे आके, ट्रायंगुलर बनता है, ट्रायंगुलर शेप है ये पूरा, यहाँ पे आके मिलती है। तो पहले संधि जो हुई थी इस गोले वाली नदी को लेकर लिम्पिया धुरा तक की संधि हुई थी, पहले मैप में ये शो किया गया था। बाद में जब ब्रिटिश इंडिया को लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब इन्होंने लिपू लेक को अपने पास रख लिया, लिपू लेक तक का एरिया, ये ट्रायंगुलर रीजन अपने पास रख लिया। तब से ना तो किसी ने कोई बवाल किया था, ना कोई इशू उठाया किसी ने कभी। 1990 में जाके थोड़ा सा ये पॉइंट आउट करने लगे थे। अब ये देख लें कि भाई कौन सही है कौन गलत है। ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से तो सुगोली की जो संधि हुई थी उस हिसाब से तो महाकाली रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है उसको इन्होंने
इसका वेस्टर्न बाउंड्री बनाया था, तो उस हिसाब से तो नेपाल को देखा जाए तो नेपाल सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लिपू लेक जो है वो उसका ट्रिब्यूटरी, मतलब जो उसकी सहायक संधि वो नदी है, उसका ओरिजिन पॉइंट है, ना कि महाकाली रिवर का मेन मेन रिवर का। और मेन रिवर को देखा जाए तो लिम्पियाधुरा से वो आती है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये मैप जो है ओरिजिनल मैप तो ये होना चाहिए कि भाई लिम्पियाधुरा से लेके ये ट्रायंगुलर रीजन जो इसके जो एरिया है ये वाला इसके पास आना चाहिए, नेपाल के पास में। और हिस्टोरिकल रीज़न देखे जाए तो 1860 से लेके ब्रिटिश इंडिया ने इस एरिया को अपने में इंक्लूड करते हुए मैप शो करते रहा है हर बार। और 1990 तक जितने भी गवर्नमेंट रही है, जितने भी राजतंत्र रहे हैं, किसी ने भी कोई इशू नहीं उठाया। तो उस हिसाब से इंडिया भी सही है। इंडिया को ये देखा जाए तो इंडिया का है कि भाई ये तो पुराना कोई टाइम से चला आ रहा है, पुराने टाइम से हमारे पास ये कब्जा है इस एरिया का। तो आज आप कैसे शो कर रहे हैं, कैसे मान रहे हैं इस चीज़ को? तो इस चीज़ को, दोनों ही चीज़ें देखी जाए तो जोग्राफिकली नेपाल सही है और हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया सही है। क्योंकि जोग्राफिकल हिसाब से तो वो जो नेचुरल बाउंड्री जो है महाकाली रिवर की, वो नेचुरल बाउंड्री नेपाल को शो करनी चाहिए कि भाई ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी है और नेचुरल बाउंड्री भी है, आराम से क्लियर आ जाए। बट इंडिया भी गलत नहीं है। इंडिया बोला कि मैंने तो ना तो संधि की है, ना ही मैंने इस मैप में शो करना स्टार्ट किया है। जिसने संधि की उसी ने शो स्टार्ट कर दिया वापस से। तब आपने किसी ने कोई इशू नहीं उठाया, तो आज कैसे इशू उठा रहे हैं? एक्चुअली ये रीज़न है इसमें। इंडिया है, चाइना है, नेपाल है। ये 1816 की जो सगोली की संधि है उस रीजन में तो ये पूरा ट्रायंगुलर रीजन नेपाल के पास था 1850 तक। 1850 में काला पानी वाला रीजन भी इनके पास था। 1850 के बाद 60 के अंदर, करीब करीब 60 के आसपास, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उन्होंने ये मैप में से अपने एरिया में स्विच कर लिया था कि भाई ये अपना एरिया घोषित करने लगे थे, मैप में शो करने लगे थे। किसी ने कोई बवाल नहीं किया था। यही वो एरिया है, ट्रायंगुलर रीजन है। अब ये थोड़ा और क्लियरिटी से दिखा देता हूँ आपको मैं। ये है लिम्पियाधुरा जो लेफ्ट मोस्ट है ऊपर की तरफ। फिर काला पानी जो ये थोड़ा सा बीच में उभरा हुआ रीजन है, ये काला पानी यहाँ पे पीक है, एक चोटी है जिसके ऊपर की इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो अपना पोजीशन कैप्चर करके रखते हैं। और लिम्पू लेक ये जो है, यहाँ से वो जो पॉइंट है जहाँ से महाकाली रिवर की जो सहायक नदी है वो यहाँ से निकलती है। ये जो एरिया है वो करीब करीब 335 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बट ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट के हिसाब से रणनीति तौर पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब लिम्पू लेक से, लिम्पियाधुरा से ये जब नदी निकलती है तो ये काली नदी के नाम से जानी जाती है। और लिम्पू लेक से जो नदी, सहायक नदी आती है, दोनों मिलने के बाद ये महाकाली रिवर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद से ये बाउंड्री नेपाल की बाउंड्री कहलाती है। लेकिन इस जो ट्रायंगुलर रीजन है, इस रीजन में ये लोग इंडिया के अंदर ही शो कर रहे हैं इस मैप को। इंडिया भी कह रहा है कि भाई मैं ठीक है, आपकी बात मान रहा हूँ कि भाई 1816 की संधि के अंदर ये वाली बाउंड्री मानी गई थी, नेचुरल बाउंड्री। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैठ के बात करते हैं। 2000 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी इस पे बात, बट इशू नहीं हुआ, शॉर्ट आउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को कह रहे हैं कि इस पॉइंट से, स्ट्रैटेजिक पॉइंट से अपनी सेना हटाएं। इस पॉइंट से हटाने के लिए जो है इंडिया अपना सेना हटाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना को मॉनिटर करना हो या फिर थोड़ा सा लगाम रखना हो तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक को अपन लोग रिव्यू कर रहे हैं तो देखें कि नेपाल जो है राजतंत्र से जो चलता आया था, उसी ने ये ब्रिटिश इंडिया काल में एक संधि की थी 1816 वाली, सुगोली की संधि जो थी। उसके बाद 1990 में जब राजतंत्र से प्रजातंत्र आया नेपाल में, तो इन्होंने एक इस पॉइंट पे इशू उठाना स्टार्ट किया। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब बनी, उन्होंने इस बात पे, डिस्प्यूट पे अपना बातचीत स्टार्ट किया, वार्ता आगे बढ़ाने चाहा। बट एक ही पॉइंट था जो कि मैंने पहले बताया कि आर्मी को हटाने से इंडिया वाले पॉइंट आउट नहीं, मतलब मान नहीं रहे। हाँ, ये कहने को तैयार हैं, ये मानने को तैयार है कि हम लोग आग का जो भी इशू है उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट यहाँ से हम लोग चाइना को मॉनिटर करें, ना कि आग को।
चाइना को हम लोग थोड़ा सा सप्रेस फॉर्म में रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट से हम लोग आपको नहीं हटाने देंगे। 2015 में चाइना और इंडिया इसी रूट को कॉमर्शियल रूट के तौर पे यूज़ करना चाह रहा था, ट्रेड के रूप में व्यापार को बढ़ाने के लिए। इस पॉइंट पे नेपाल ने कुछ इशू उठाए। नेपाल ने बोला कि भाई हम लोग से तो पूछा ही नहीं, रीज़न मेरा है। फिर एक रोड डेवलप करी जो कि कैलाश मानसरोवर यात्री के लिए काम आने वाली है, जिसकी वजह से एक 80 किलोमीटर की रोड बनाई उत्तराखंड से होते हुए, लिपू लेक से होते हुए, एलएसी के आसपास से, जिसकी वजह से जो यात्री होते हैं उनका जो टाइम, यात्रा का जो टाइम है, दिन जो हैं वो कम हो जाते हैं। जहाँ 8 दिन लगने हैं वहाँ तीसरे दिन तक आप यात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इस वजह से नेपाल ने अपने रीज़न को होते हुए भी यहाँ से जो भी एक्टिविटी है वो कंट्रोल नहीं कर पाना, इस वजह से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है। ओपिनियन क्या होना चाहिए अपना, जब भी अगर अपन इसको समझते हैं तो उसका एक ओपिनियन भी रखना होता है। तो देखा जाए तो नेपाल को बेसिकली कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में तो एक संधि हो रखी है, ओपन बॉर्डर की संधि है, जो कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद इंडिया हो रखी है, जो इस नाम से है। इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, मूवमेंट, इस सब पे फ्री मूवमेंट है। फ्रीली आपको आना जाना रहना, आपको रोजगार प्राप्त करना, प्रॉपर्टी खरीदना, आपको इस सब चीज़ें आपको इस संधि के थ्रू आपको मिलती है। तो मतलब जिस देश में आप रहते हैं, मतलब जिस देश के आप वासी हैं, उसी देश की तरह आप दूसरे देश में, आप जहाँ पे बगल वाला देश है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वो देश और आपका देश, आप में ज़्यादा तो फर्क दिखा नहीं। हाँ ठीक है, आपका देश वो है, आप उस देश के वासी हैं, लेकिन ये दूसरा देश भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट ऐसा दे रहा है कि भाई आप तो दूसरे देश के हैं, या फिर आपको निचला दिखा रहे हैं कि आप गरीब देश के हैं। ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपके बॉर्डर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेपाली और भारत के लोग जो हैं, नेपाल के जो लोग हैं, दोनों आपस में बिना पासपोर्ट के, वीज़ा के आना जाना कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कल्चरल जो बैकग्राउंड है दोनों का इतना ज़्यादा मिला जुला है। हिंदू राष्ट्र है, इकोनॉमिकली और मतलब जो भी है बैलेंस्ड है। नेपाल को बहुत सपोर्ट करता है इंडिया, और इस रीज़न के हिसाब से दोनों के, क्योंकि ये नेपाल तो क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, इसको अगर कुछ भी रोड का रास्ता अपनाना है तो भारत के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। क्योंकि चाइना की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे तो पहाड़े हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो उस वजह से भारत और चीन को छोड़ के भारत की तरफ इनको ज़्यादा जाना पड़ता है, आना पड़ता है, इनकी तरफ ज़्यादा मूवमेंट है। आगे देखें, इंडिया को बड़े भाई के तौर पे इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली इस टॉपिक को संभालना चाहिए। जो इशू हो रखा है, इस पॉइंट को शॉर्ट आउट करना चाहिए कि बड़ा भाई है, छोटा भाई सतर्निंग कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हाथ काट दें, उसका पैर काट दें, ऐसा नहीं। उसको प्यार से हैंडल करते हुए, उसके जो भी इश्यूज हैं, जो भी उनको डाउट्स हैं, उनको क्लियर करते हुए इस इशू को थोड़ा रिजॉल्व करना चाहिए अच्छे से। और नेपाल को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत जैसा सपोर्टिंग देश, जितना भारत सपोर्ट करता है उतना कोई भी नहीं सपोर्ट करता है। तो फिर आप उससे भिड़ने जा रहे हैं, और जिसकी कोई वजूद नहीं है, जो कि आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते, जो आपको कल्चरली, आपको कल्चर के तौर पे भी आप मतलब मिलता नहीं है ना, आपको वहाँ पे मूवमेंट की इजाज़त है, उसके बेसिस पे आप भारत से लड़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि चाइना बैकग्राउंड में इसमें जो भी कर रहा है एक्टिविटी, उसको छोड़ते हुए नेपाल को समझना चाहिए कि भाई भारत जैसा सपोर्टिंग कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस इशू को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करना चाहिए। और भारत को भी ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा बनाई है, उसी यात्रा के लिए जो रोड बनाई है, उसके अंदर जो आप रोड को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ चाइना के साथ में ट्रेड के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना इस सड़क और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उस टाइम पे आप नेपाल से एक फॉर्मल ही तौर पे डिसीजन के लिए आप पूछ लें कि भाई आपकी ज़मीन है, हम लोग बनाना चाह रहे हैं, आपको कोई इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो टॉपिक थोड़ा सा खिंच जाएगा और वो अपने इश्यूज देंगे कि भाई ये उसको शॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ें, ताकि क्या नेपाल भी इस बात से राजी रहे। नेपाल और भारत का जो अटूट संबंध है, इसको बनाए रखने के लिए भारत को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी और नेपाल को थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, ताकि ये संबंध जो आगे बने रहें और आगे से आगे चलते रहें। क्योंकि नेपाल और भारत का जो संबंध है वो आज का नहीं है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड बहुत पुराना है। इस इतने पुराने संबंध को बचाए रखने के लिए कुछ अगर आगे बढ़कर कदम भी उठाने पड़े भारत को तो उठाने चाहिए। आज का ये जो टॉपिक था भारत और नेपाल के जो संबंध को लेकर, कालापानी विवाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ अच्छे से, और आप इस टॉपिक को अच्छे से अच्छे समझें, देखें। भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध हैं, आप तो देखते ही आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है कि भारत और नेपाल एक बहुत ही अच्छे बाउंड रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छे संबंधों के साथ आगे बढ़े हैं। और कोई टॉपिक के अंदर अगर आपको डाउट हो, कोई एरिया से संबंधित या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर आपको लगता हो कि आपको डाउट है और कोई वीडियो बनवाना हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं वर्कआउट करके आपके लिए एक वीडियो बना के इस पर अपलोड करूँगा, ताकि आपकी समझ और विकसित हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।